हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। और ये एक टाइप का कंटेजियस डिसीज है, मींस छूने से या फिर एयर से ये फैल सकता है। बेसिकली ये इन्फेक्शन लंग्स में होता है, बट अपार्ट फ्रॉम लंग्स दूसरे पार्ट्स में भी हो सकता है, जैसे लिम्फ नोड हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, बोन्स हो गया, इन सब में। इस वीडियो को बनाने से पहले ऑलरेडी मैंने अपने एक फ्रेंड प्रशांत तिवारी से डिस्कशन किया था, बिकॉज ही इज ऑलरेडी वर्किंग इन दिस ट्यूबरकुलोसिस डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए, मींस करेंटली ट्यूबरकुलोसिस को कैसे ठीक किया जाता है, क्या गवर्नमेंट उसके लिए मदद करती है या फिर गवर्नमेंट से फ्री में हमें मेडिसिन मिलता है, यदि मिलता है तो सबको मिल सकता है या फिर किसी एक खास ग्रुप को मिलता है, इन सब के बारे में। अब हम लोग ट्यूबरकुलोसिस का थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है कंटेजियस तो है, बट ये जो पर्टिकुलर जर्म्स है, ये बैक्टीरिया है, बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं करता है। तो ये उसी पर्सन में फैलता है जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसके बहुत ज़्यादा टाइम तक कांटेक्ट में रहेगा, अदरवाइज ये उतना ज़्यादा नहीं फैलता है। जैसे कि कोविड-19 है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, तो इसकी स्प्रेडेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, उससे कम ही है, काफ़ी कम है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करते हैं तो जो ट्यूबरकुलोसिस का जर्म्स है या फिर बैक्टीरिया है, वो सरफेस में जीवित नहीं रहता है, जिससे हैंड शेक करने से या फिर फूड शेयर करने से, इन सब से ये फैलने के चांसेस नहीं होते हैं। बट ये जो ट्यूबरकुलोसिस है ये मेनली स्नीजिंग और कफिंग से फैलने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के टाइप्स के बारे में। तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला जो होता है लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, इसी को हम लोग इनएक्टिव टीबी या फिर टीबी इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो इस टाइप के टीबी में जो पर्टिकुलर पर्सन है वो दूसरों को इन्फेक्शन नहीं फैलाता है, वो कंटेजियस नहीं होता है, बट वो पर्टिकुलर पर्सन के अंदर में जो ट्यूबरकुलोसिस है कभी भी एक्टिव फॉर्म में आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए लेटेंट टीबी है उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसका सिम्टम्स हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है कफ होता है, नाइट में स्वेटिंग होता है, फटीग महसूस होता है, फीवर जैसा लगता है। तो ये सारे बेसिक सिम्टम्स होते हैं लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के। अब हम लोग इसका सेकंड टाइप का डिस्कशन करेंगे, तो वो होता है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, या फिर इसी को हम लोग टीबी डिसीज के नाम से भी जानते हैं। तो इस कंडीशन में जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरों को भी इन्फेक्शन फैला सकता है, इसलिए उसको किसी ऐसे रूम में रखना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो, क्योंकि छोटा रूम है, वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। उस पर्टिकुलर रूम में एग्जॉस्ट फैन हो तो और अच्छा है, क्योंकि वो अंदर का जो एयर है उसको बाहर कर देगा। तो प्रॉपर वेंटिलेशन से इसका इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन का केयर कर रहा है तो उसको मास्क लगा करके उस रूम में इंटर करना चाहिए। उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन को अलग से एक रूम में सोने के लिए देना चाहिए, थोड़ा आइसोलेशन फॉलो करना चाहिए। स्पेशली इनिशियल कुछ वीक्स में तो ऐसा करना पड़ेगा। आपने मेडिसिन स्टार्ट कर दिया है, फिर भी इनिशियल कुछ वीक्स में ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब हम लोग इस एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स का बात कर लेंगे। तो पर्टिकुलर पर्सन को ठंडा लगेगा, उसको कफिंग होगा और कफ में ब्लड भी आता है, कई बार फीवर आएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मींस उस पर्टिकुलर पर्सन को भूख नहीं लगेगा, नॉजिया होगा, चेस्ट में पेन होगा और हमेशा उसको थकान सा महसूस होगा। और यदि किसी पर्सन को लगातार 3 हफ्ते या फिर उससे ज़्यादा तक कफ हो रहा है, मीन्स खांसी हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, रात में सोने पर पसीना आता है, तो इमीडिएटली किसी अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। वहाँ पर वो चांसेस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस होने के। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन लोग प्रोन होते हैं। तो स्पेशली जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, जिनको डायबिटीज़ रहता है, या फिर जिनको कैंसर रहता है, या फिर जिनका कीमोथेरेपी चल रहा होता है, किसी को HIV का इन्फेक्शन होता है तो उस समय भी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, कोई अंडरवेट है या फिर माल न्यूट्रिशन का शिकार है, उसको भी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। बिकॉज इन सब कंडीशन में जो इम्यूनिटी है डाउन होती है, और इम्यूनिटी डाउन होने से ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस अप हो जाते हैं। और ये ट्यूबरकुलोसिस इतना आसानी से भी नहीं होता है, मीन्स जिसका इम्यूनिटी डाउन होगा उसको ही काफ़ी जल्दी पकड़ता है। इसके अलावा जो बेबीज रहते हैं, छोटे बच्चे, उनको ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है।
इसलिए बर्थ के टाइम में ही बच्चों को BCG का वैक्सीन दिया जाता है। तो सभी को अपने बच्चों को BCG का वैक्सीन लगवाना चाहिए। ये गवर्नमेंट में लगता है और फ्री में लगता है। आपको अपने बच्चे को कौन सा वैक्सीन लगवाना चाहिए, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद लगवाना चाहिए, कौन सा वैक्सीन गवर्नमेंट से फ्री मिलता है, इन सब का डिटेल्स देखना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग वैक्सीन ऑफ योर किड। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो ट्यूबरकुलोसिस है फिर TB है कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो ये बेसिकली तो लंग में होता है। लंग्स के अलावा ये आपके बोन्स में हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन TB। इसके अलावा ये स्पाइनल TB भी हो सकता है, मीन्स आपके स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है। मेनिंगाइटिस TB भी हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल TB भी हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर TB जो लंग्स के अलावा दूसरे जगह पर होते हैं, तो उन पर्टिकुलर जगहों में सिम्टम्स आते हैं, वो सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके प्रिवेंशन का। तो TB के प्रिवेंशन के लिए फर्स्ट चीज़ है कि जो हम लोग का लाइफ स्टाइल वो सही होना चाहिए। हम लोग को हेल्दी खाना खाना चाहिए, और यदि कोई पर्टिकुलर पर्सन इन्फेक्टेड हो गया तो उसको थोड़ा आइसोलेशन में रखना चाहिए। उसके पास जो भी उसका केयर करने के लिए जा रहे हैं वो प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क वगैरह पहने, तो इन सब से जो TB है वो फैलने से रुक सकता है। अब यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डिंग कुछ मिसकॉन्सेप्शन है जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है कि ये क्या जेनेटिक होता है, मीन्स पेरेंट को है तो बच्चों को भी होने के चांसेस होते हैं क्या? तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है वो जेनेटिक नहीं है, वो किसी को भी हो सकता है। अब यहाँ पर सेकंड मिथ है कि जो TB है वो हाईली इन्फेक्शियस है क्या? तो जो TB है वो बहुत धीरे से फैलता है, उतना ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है, बट ये इन्फेक्शियस तो है, तो इसलिए केयर करने पर हम इससे बच सकते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है, जैसे कि COVID-19 है या फिर चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स TB से ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। यहाँ पर एक और मिथ है कि जो TB किसी को हो गया तो इनक्यूरेबल है, वो सही नहीं हो सकता, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी को भी ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो उसका प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है, बट यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है ट्यूबरकुलोसिस का वो लंबे समय तक चलता है, 6 से 9 महीने तक चलता है। तो उस ड्यूरेशन में पर्टिकुलर पर्सन को टाइमली मेडिसिन लेना पड़ता है, अदरवाइज मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, फिर उसको ठीक करने में और दिक्कत आती है और लंबा समय लग सकता है। बट ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर एक और मिथ है कि जो ट्यूबरकुलोसिस है वो पुअर मैन्स डिसीज है, मीन्स ये पॉवर्टी में होता है। तो ऑब्वियसली जो पुअर मैन होगा वो ठीक से खाना नहीं खाएगा, मॉल न्यूट्रिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उसको होता है। बट ऐसा नहीं है कि ये पुअर को ही होता है, ये हो किसी को भी सकता है। जिसका भी इम्यूनिटी किसी भी कारण से डाउन होगा तो उसको ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट का। तो यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो केवल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए है। आपको यदि ट्यूबरकुलोसिस है तो आपको अपने पर्टिकुलर फिजिशियंस के पास जाना है और उनसे कंसल्ट करके आपको मेडिसिन लेनी है। तो जो लेटेंट TB है उसके लिए आइदर आइसोनियाजिड दिया जाता है, यूजुअली ये 9 मंथ के लिए दिया जाता है, या फिर रिफाम्पिन 4 मंथ के लिए दिया जाता है। रिफाम्पिन को रिफाम्पिसिन भी बोलते हैं, या फिर आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन दोनों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके लिए 3-FDC या फिर 4-FDC ड्रग दिया जाता है। 3-FDC मीन्स 3 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। इसमें आता है आपका आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और पायराजिनामाइड। और यदि यहीं पर 4-FDC दिया जाता है मीन्स 4 फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन दिया जाता है, तो वो होता है आपका आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और साथ में इथाम्ब्यूटॉल भी। और इसका जो डोज है वो डिपेंड करता है जो पर्टिकुलर पेशेंट है जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसका वेट कितना है। वेट के अकॉर्डिंगली इसका डोज इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया जाता है। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर फिजिशियन से कंसल्ट करने की सख्त ज़रूरत है। और यदि ये ड्रग आप टाइमली नहीं खाएंगे और इसका कोर्स कंप्लीट नहीं करेंगे, जो कि 6 से 9 महीने तक का होता है, तो आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होने का चांसेस हो जाता है। मीन्स आपको वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो 3-FDC या फिर 4-FDC है वर्क नहीं करेगा। इसलिए आजकल डॉक्टर्स क्या करते हैं, जिसको भी ट्यूबरकुलोसिस का चांसेस होता है फिर डिटेक्ट होता है, तो उसको स्टार्टिंग में ही उसका MDR मीन्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB है या नहीं है उसके लिए टेस्ट लिख देते हैं। उससे बेनिफिट क्या होता है, यदि किसी को स्टार्टिंग में नॉर्मल TB का मेडिसिन दे दिए और उसको MDR है
मीन्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाला टीबी है, तो वो तो दवाई उसको काम करेगा नहीं, साथ में क्या होगा, वो दूसरों को भी एमडीआर फैला सकता है या फिर फैलने के चांसेस रहते हैं। तो स्टार्टिंग में ही एमडीआर का टेस्ट लगा देने पर क्या होगा, यदि उस पर्टिकुलर पर्सन को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वाला टीबी है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर इलाज उसका चालू होता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए जो है सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस का, जिसमें कस्टमाइज करके अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम चलता है, जिसको हम लोग NTEP भी बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंगली जितने भी इंडियंस हैं उनको फ्री में ट्यूबरकुलोसिस का दवाई दिया जाता है, और जो नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस है उसका ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चा है कंप्लीट, वो लगभग 1 लाख रुपए का होता है, जो कि कंप्लीटली फ्री होता है। और जो MDR मीन्स मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होता है, उसका ट्रीटमेंट का जो कंप्लीट खर्चा है वो लगभग 4 लाख तक का होता है, वो भी गवर्नमेंट फ्री में करती है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों को नहीं बताना होता है, मीन्स वो दूसरों को नहीं बताना चाहते, तो उन लोग प्राइवेट में भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, प्राइवेट में भी इसका ट्रीटमेंट होता है। बट यदि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो आप गवर्नमेंट स्कीम से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसमें कोई हेजिटेट करने वाली बात नहीं है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।